Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 13 that is relativity. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसी थ्योरी है जो हमें आइंस्टाइन ने दी थी। इसके आगे बच्चों इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और दूसरी जो है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो जनरल थ्योरी है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ स्पेशल थ्योरी को देखना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो बेसिकली इसके दो पोस्टुलेट हैं जिनको हमने समझना है कि वो क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोपोज्ड दिस थ्योरी इन 1905। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी। असल में जो साइंटिस्ट हैं उनको 19वीं सदी के आखिर तक ये लगने लग गया था कि फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि उसके अंदर जितने भी लॉज की जितने भी थ्योरीज की जरूरत थी वो सारी आ गई हैं। अब बस वो उतने इनफ हैं, अब हम जो भी मेजरमेंट करना चाहें उनसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 1905 में आइंस्टाइन को कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन वो करता है या उसको कुछ ऐसी थॉट्स आती हैं जिसके बाद बिल्कुल ही जो फिजिक्स की दुनिया ना वो बदल जाती है। जैसे 180 डिग्री का टर्न नहीं आ जाता फिजिक्स में, वो आ जाता है। तो जब रिलेटिविटी जो है जब वो आती है तो वो फिजिक्स को बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मोड़ देती है। और उसमें जो सबसे अहम किरदार है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अदा किया था, जिसके जो दो मेन पोस्टुलेट्स हैं जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम थ्योरी है, आप इसे गौर से समझिएगा। So Albert Einstein proposed this theory in 1905 which deals with the structure of space and time. तो बेसिकली क्या है कि आइंस्टाइन ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वो ये था कि इससे पहले हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते थे वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे। जैसे बच्चों आपको पता है कि हम एक्स वाई और जी 3 एक्सिस लेते हैं जो कि हमारे पास स्पेस को बना रहे हैं। 3 एक्सिस हम कहते हैं कि हमारी जो स्पेस है उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जी। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि हमारे पास एक फोर्थ डायमेंशन, एक फोर्थ एक्सिस भी होता है जो कि है टाइम। यानी कि टाइम जो है आइंस्टाइन ने उसको एज अ फोर्थ डायमेंशन, एज अ फोर्थ एक्सिस क्या है वो इंट्रोड्यूस कराया था। और यही जो है ये एक टर्न था जो हमारे पास आ गया था, जिसके बाद हमारी जो मेजरमेंट जिनको पहले हम 3 एक्सिस के अंदर कर रहे थे यानी कि एक्स वाई जी के अंदर कर रहे थे, अब हम उनको 4 एक्सिस के अंदर यानी कि 4 डायमेंशन के अंदर देखने लग गए थे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस में क्या आ जाता है एक्स वाई जी, और टाइम जो है वो 4 डायमेंशन है हमारे पास। टाइम एज अ 4 डायमेंशन आपके चैप्टर के एंड पे भी है, तो ये हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने आपको कहा इट हैज़ 2 मेन पोस्टुलेट, इसके 2 मेन पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट देखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इसका पहला पोस्टुलेट है और वो हमें क्या कहता है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होंगे तब क्या होगा, लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, हर ऑब्जर्वर के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे। अब हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होने का क्या मतलब है, सेम होने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर स्टैटिक है तब भी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तब भी हमारे पास क्या होंगे, फिजिक्स के लॉज जो है वो सेम ही रहेंगे अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हैं। अब मिसाल के तौर पे बच्चों फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। एक है आपके पास स्टेशनरी ट्रेन और दूसरी है आपके पास मूविंग ट्रेन। यानी एक जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी 0 है, वो एट रेस्ट है, और दूसरी क्या है, मूव कर रही है। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पर्सन है जिसने बॉल को क्या किया है, ऊपर उछाला है। और आपको पता है कि जब ये बॉल ऊपर उछलेगी तो बाद में क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद वापस नीचे आएगी, वर्टिकल डिस्टेंस तय करते हुए नीचे सरफेस से आके टकराएगी। अब यही वाला जो फिनोमिना है यही हमारे पास मूविंग ट्रेन के अंदर भी हो रहा है। यानी यहाँ पर भी पर्सन ने बॉल को ऊपर उछाला है और क्या है, बॉल थोड़ी देर बाद वापस आकर फर्श से टकराएगी, और यहाँ पर भी बॉल जो है वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब अगर हम देखें इन दोनों को गौर से तो यहाँ पर भी बॉल ऊपर गई है और वैसे स्ट्रेट वापस आ गई है, और यहाँ पर भी बॉल ऊपर गई है और वैसे स्ट्रेट वापस आ गई है। दोनों ही केसेस के अंदर क्या है, सेम फिनोमिना हुआ है। यानी कि दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट के जो हमारे फिनोमिना के रिजल्ट आए ना वो सेम आए हैं। अब वो सेम क्यों आए हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना दोनों केसेस के अंदर वो इनर्शियल है। इनर्शियल कैसे है, अगर हम इस स्टेशनरी ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ट्रेन की वेलोसिटी 0 है,
यानी कि ये बिल्कुल एट रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रही। और अगर हम मूविंग ट्रेन की बात करें तो ये जो ट्रेन मूव कर रही है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। और हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ एट रेस्ट हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो, दोनों ही सूरतों में वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अब क्या है, हमारे पास दोनों ये जो ट्रेन है ना, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसलिए यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहे हैं इन दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं। और यही हमारा पहला पोस्टुलेट है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने यहाँ पर देखा, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, फॉर ऑल ऑब्जर्वर क्या हुआ, लॉज ऑफ फिजिक्स यानी कि हमारा जो फिनोमिना उसके रिजल्ट क्या आए हैं वो सेम आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या होगा, द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर एवरी ऑब्जर्वर। तो लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है, वो अनचेंज रहेंगे यानी सेम रहेंगे। ये उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। और नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट इन मूविंग एंड स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिव द सेम रिजल्ट। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने एक ही एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किया, यानी कि एक स्टेशनरी है और एक मूविंग है, दोनों में क्या हुआ, रिजल्ट जो है वो सेम आते हैं। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जो कि फर्स्ट पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। दूसरा पोस्टुलेट है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने का प्रिंसिपल। अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वर हैं, चाहे वो जिस तरह से भी मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, चाहे वो क्या कर रहा है, वेरिइंग स्पीड के साथ, यानी कि उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इन सारी सिचुएशन के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे आप यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रेन है और उसके अंदर एक लाइट सोर्स रखी हुई है जिसमें से लाइट निकल रही है, और आपको पता है कि लाइट की स्पीड सी होती है। और यहाँ पर भी एक ट्रेन है जिसके अंदर लाइट सोर्स है और उसकी स्पीड भी सी है। और ये जो ट्रेन है ये v इज इक्वल टू 0 यानी एट रेस्ट पे है, स्टेशनरी ट्रेन है। और ये जो है ये मूविंग ट्रेन है, यानी इसके पास कोई वेलोसिटी है और वो है v। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो कि इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर है जो कि इस फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है। अब होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, उसकी वैल्यू और जो इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है उसकी वैल्यू दोनों ही सेम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास अब एक यूनिवर्सल कांस्टेंट बन गया। यानी कि आइंस्टाइन का ये पोस्टुलेट ये बताता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, चाहे वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लाइट सोर्स रखी है, या चाहे वो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, दोनों ही सूरतों में जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो ये दूसरा पोस्टुलेट है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। सो यहाँ पर मैंने लिखा है, इवन इफ अ पर्सन मूव्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ लाइट सोर्स द मेजर्ड स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखी है। एक तो ये हमने देख लिया ना कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है या अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट है, तो अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, दोनों कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि इफ पर्सन मूव्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट सोर्स। अब आप ऐसे सपोज कर ले कि आपके पास एक लाइट सोर्स है, जैसे आपके पास एक बल्ब है, अगर आप उस बल्ब के करीब जाएं या फिर उससे दूर जाए, दोनों ही सूरतों में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक जैसी रहेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचे कि अच्छा लाइट सोर्स कहीं पे पड़ी है, मैं उसकी तरफ भाग के मूव करता हूँ क्योंकि मैं उसके करीब करीब जा रहा हूँ तो लाइट क्या है, मुझ तक जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसकी तरफ दौड़ के जाएंगे तब भी, या फिर अगर आप उससे दूर दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी आप उस लाइट सोर्स से दूर, उससे अवे जाना शुरू कर देंगे, दोनों ही सूरतों में लाइट की जो स्पीड है ना वो दोनों सूरतों में एक जैसी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो बात है ना, ये क्या कहती है, दिस कंट्राडिक्ट्स द न्यूटनियन मैकेनिक्स। ये न्यूटन की मैकेनिक्स के साथ कंट्राडिक्ट करती है, यानी उसके साथ मैच नहीं होती है। क्योंकि न्यूटन के मुताबिक जब आप लाइट सोर्स की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी स्पीड और वो जो लाइट की स्पीड है उन दोनों को एड अप हो जाना चाहिए था, और ये स्पीड टोटल जो रिलेटिव स्पीड निकलती वो बढ़ जाती। और जब आप उससे दूर मूव कर रहे होते तो दोनों की स्पीड को आप रिलेटिव स्पीड निकालते हुए सब्ट्रैक्ट करते, और सब्ट्रैक्ट करते हुए जो टोटल स्पीड है वो कम हो जाती। तो न्यूटन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट ना रहती, यानी कि दोनों सूरतों में चेंज हो रही होती। लेकिन आइंस्टाइन क्या कह रहा है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आप लाइट सोर्स की तरफ मूव कर रहे हो चाहे उससे दूर मूव कर रहे हो। सो वही मैंने लिखा है, दिस कंट्राडिक्ट्स द न्यूटनियन मैकेनिक्स व्हिच सेज दैट स्पीड्स शुड ऐड अप। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इफ़ अ ट्रेन मूव्स एट 0.5 सी। हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है जो कि हम सपोज कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट की जितना मूव नहीं कर सकती,
कोई भी चीज़ मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितनी किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 0.5 सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का हाफ जो है इतना मूव कर रही है, एंड आ लाइट बीम इज इमिटेड इनसाइड इट, और उसके अंदर एक लाइट सोर्स रखी हुई है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है। तो अब न्यूटन फिजिक्स क्या कहता है इसमें, न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है कि द लाइट शुड मूव एट 1.5 सी, यानी कि हमारे पास कोई भी एक ट्रेन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड या जिसे हम कह रहे हैं 0.5 सी इसके साथ मूव कर रही है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, हमारे पास एक लाइट सोर्स रखी हुई है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है। अब न्यूटन की फिजिक्स क्या कहती है, न्यूटन के जो कंसेप्ट है ना वो ये कहते हैं जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है उसकी स्पीड मेजर करना चाहे तो इस लाइट की स्पीड को 1.5 सी हो जाना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक जब ट्रेन के पास 0.5 सी स्पीड है और उसके अंदर ही लाइट सोर्स पड़ा हुआ है, तो जब उस लाइट सोर्स में से लाइट इमिट होगी तो हमें पता है कि लाइट की अपनी स्पीड क्या होती है, सी होती है। और न्यूटन ये कहता था कि जब वहां से लाइट इमिट होगी तो वो जो ट्रेन यानी अब वो ट्रेन के अंदर इमिट हो रही है तो वो ट्रेन की जो स्पीड है उसको भी वो अपने अंदर ले लेगी, यानी कि फिर लाइट की स्पीड जो अब फाइनल लाइट की स्पीड होगी न्यूटन के मुताबिक वो क्या बन जाएगी, एक तो उसकी अपनी स्पीड है सी और एक बाहर जो ट्रेन की स्पीड है 0.5 सी, वो दोनों ऐड अप हो जाएंगी और दोनों ऐड अप होके क्या हो जाएगी 1.5 सी। लेकिन इसके बरक्स अभी हमने आइंस्टाइन की थ्योरी में क्या पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि चाहे आपकी जो ट्रेन है वो हाफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी क्यों ना मूव कर रही हो, लेकिन जो लाइट सोर्स है वो जब लाइट इमिट करेगी तो उसकी स्पीड सी ही रहेगी, वो बाहर जो ट्रेन की स्पीड है उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी अपने अंदर। तो यही आपको समझाना चाह रही थी मैं सेकंड पोस्टुलेट के अंदर कि चाहे किसी भी तरह का फिनोमिना हो, चाहे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, चाहे आपका ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, चाहे वो एट रेस्ट हो, चाहे आप जिस भी तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, चाहे इनर्शियल फ्रेम में हो नॉन इनर्शियल में हो, हर कंडीशन के अंदर क्या होगा, हर सिचुएशन में क्या है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह पर सी ही रहेगी। जो इसकी फिक्स वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, हमेशा वो यही रहती है, कहीं पर भी जाके वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि हम इसे डिस्कस कर लें। वो इस तरह से है कि हमारे पास एक कंसीडर अ ट्रेन, एक ट्रेन है ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। अब हमने सपोज किया कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, एंड अ पर्सन ऑन दिस ट्रेन लुक्स इनटू द मिरर, और उस ट्रेन के अंदर एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेन है जो कि हमने कहा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, और इस ट्रेन के अंदर एक मिरर लगा हुआ है और एक पर्सन जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा अ पर्सन ऑन दिस ट्रेन, ये वाला जो पर्सन है ये क्या कहता है, लुक्स इनटू द मिरर, मिरर में देखते हैं प्लेस्ड एट इज फ्रंट, जो कि इसके फ्रंट पे लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक मिरर जो है वो पर्सन के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, और अब वो क्या कहता है, पर्सन इस मिरर के अंदर देखता है। तो अब क्या होता है, अब हमने बेसिकली असल में देखना यहाँ पर ये है कि जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो क्या इमेज प्रोड्यूस होता है, क्या रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। ठीक है, तो अब जो न्यूटन फिजिक्स है ना उसका कुछ और ख्याल है इस बारे में, और आइंस्टाइन का कुछ और है, और जाहिर सी बात है आइंस्टाइन का ही वैलिड होगा क्योंकि ये थ्योरी बाद में आई है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटोनियन फिजिक्स क्या कहती है। न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है, न्यूटोनियन फिजिक्स सेज दैट ही शुड नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन बिकॉज लाइट कैन नॉट रीच द मिरर। न्यूटन के मुताबिक जो है वो इंसान अपना मिरर नहीं देख सकता, यानी आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, आपके सामने एक मिरर लगा हुआ है, आप उस मिरर में देखेंगे लेकिन आपको अपनी रिफ्लेक्शन जो है, अपना इमेज जो है वो नजर नहीं आएगा। वो क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिरर को अप्रोच ही नहीं कर सकती, वो मिरर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब वो क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है कि जब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड है सी और हमारे पास ट्रेन की स्पीड भी सी है, अब जो ट्रेन और स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से एट रेस्ट होगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी सी है और लाइट की तो होती सी है। तो जब दोनों चीजों की स्पीड एक जैसी होगी तो दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के हिसाब से एट रेस्ट है ना। हम किसी चीज को कैसे कहते हैं कि वो मोशन में, जब दूसरी चीज उसके हिसाब से रेस्ट पे हो, यानी एक चीज की स्पीड जब जीरो हो और दूसरी की कुछ ना कुछ स्पीड हो, तब हम कहते हैं कि एक चीज रेस्ट पे है और एक चीज मूव कर रही है। लेकिन अगर दोनों की स्पीड सेम है तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या होंगे, एक ही जितना फासला तय कर रहे होंगे, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली क्या होंगे, एट रेस्ट होंगे। तो अब अगर ट्रेन और स्पीड ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे के हिसाब से एट रेस्ट है, तो लाइट के पास क्या है, इतनी स्पीड नहीं बची कि वो आपसे टकराए, उसके बाद वो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट हो और उसके बाद आप वापस आपकी आईज में आए और आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाए। यानी कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो लाइट की स्पीड है वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई है ट्रेन की स्पीड के बराबर आने में। अब उसके बाद मजीद इतनी स्पीड नहीं बची कि वो आपकी बॉडी में से गुजर के उसके बाद जाके मिरर के साथ रिफ्लेक्ट हो और बाद में दोबारा वापस स्पीड के साथ आपकी आईज में आए और आपको अपना रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन दिखाए। लेकिन इसके बरक्स आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, आइंस्टाइन रिलेटिविटी से दैट he will see his reflection because speed of light is constant for all observer। यानी कि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट कम या ज़्यादा तो होती नहीं है, वो हमेशा उतनी रहेगी। जब वो उसके अप्रोच भी कर लेगी ट्रेन को, यानी ट्रेन और उसकी बराबर भी हो जाएगी, तब भी वो हमारी बॉडी में से गुजर के जा सकती है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो सकती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आइज़ में आके हमें अपना इमेज दिखा सकती है, क्योंकि वो कम नहीं हो रही, वो डिक्रीज नहीं हो रही, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। इसलिए आइंस्टाइन के मुताबिक हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अब इससे हमें एक और भी बात पता चलती है और वो ये है कि कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस प्रूव्स दैट अ पर्सन इनसाइड अ ट्रेन, जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है, कैन नॉट टेल वेदर दे आर स्टेशनरी और मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड जस्ट बाय लुकिंग एट रिफ्लेक्शन। आइंस्टाइन के मुताबिक जब हम अपना रिफ्लेक्शन देख लेते हैं उसके बाद भी हम ये नहीं बता सकते कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एट रेस्ट है या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो हम ये वाज़े तौर पे ये नहीं बता सकते सिर्फ रिफ्लेक्शन देख के कि हम क्या है, एट रेस्ट है या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि लाइट को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप एट रेस्ट है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। लाइट तो कांस्टेंट, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, उसने रिफ्लेक्शन दिखा देना है, तो इससे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जो एट रेस्ट है या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।